हाय बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और डिटर्मिनेंट आपने पढ़ लिया होगा। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस एक ही टाइप के टॉपिक हैं, तो इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे। क्लियर। जैसे कई बच्चों को लग रहा था कि सीक्वेंस सीरीज पहले होगा या बाद में होगा, तो सीक्वेंस सीरीज इसके बाद करेंगे। उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन करेंगे। तो देखिए मैट्रिसेस क्या है, जैसा कि मैंने आपको डिटर्मिनेंट के टाइम भी बताया था कि मैट्रिसेस इज़ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अगर हम नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करें तो उसी अरेंजमेंट या अरे को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें m हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं जिसको रो कहा जाता है, और n वर्टिकल कॉलम लाइंस होती हैं जिसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो उसी चीज़ को मैंने लिखा है कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स इन फॉर्म ऑफ m हॉरिजेंटल लाइंस कॉल्ड रो एंड n वर्टिकल लाइंस कॉल्ड कॉलम इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। जैसे ये मैट्रिक्स है AIJ m क्रॉस n का, तो इसको इस तरह से ओपन करके लिख सकते हैं, जिसमें ये आपके रोज़ हैं और ये आपके क्या हैं, कॉलम्स हैं। तो यहाँ m रोज़ और n कॉलम्स हैं। AIJ का मतलब एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ये जो एलिमेंट्स हैं ये रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों के केसेस में ज़्यादातर रियल इंट्रीज ही दी जाती है। तो हमने अभी तक क्या बताया आपको, ए मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। जैसे नंबर्स को हम लोग अगर लाइंस में लिख देते थे, जिसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो उसको सीक्वेंस कहते हैं। और वही नंबर्स को अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया जाए m हॉरिजेंटल लाइंस और n वर्टिकल लाइंस के थ्रू, तो उसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। और उस अरेंजमेंट में जो मेंबर्स हैं उसको हम लोग एलिमेंट्स और इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जैसे कि हमने आपको बताया था। बस मैं नाम लिखते जाता हूँ, एक बार रिकॉल करते जाइए। एक होता है आपका रो मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज़ नोन एज रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अगला होता है इसमें नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के क्या हैं, जीरो हों, इसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। फोर्थ स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग पढ़े हैं, जहाँ से हम लोग डिटर्मिनेंट स्टार्ट किए थे। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देखो इसमें क्या था, सिर्फ एक रो है, इसमें सिर्फ एक कॉलम है, इसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं। स्क्वायर में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू क्या है, इक्वल टू जीरो है। सॉरी, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 लिखेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में मोस्टली यही पूछा जाता है। A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A32 और A33। तो ये है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग कहते हैं, इस एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स। इन डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और A12 और A21 एक दूसरे के क्या हैं, कंजुगेट एलिमेंट्स हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी आए तो एक ट्रेस वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही आएगा, विच इज़ इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। तो ये हो जाएगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स A22 प्लस A33। तो मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस हैं। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ओपन करके ऐसे लिखते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में दो तरह से हम लोग क्लासीफाई करते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे जो अभी हम कर रहे हैं, और एक होता है आपका प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। जैसे कुछ अलजेब्रा पढ़ लेंगे तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स, ये सब हम लोग एक एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एडजॉइंट, ये सब सारी चीज़ें होती हैं ना, वो भी पढ़ेंगे। तो इसको आप नोट कर लेना एक एक करके। क्लियर। तो अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, अगला होता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस मतलब ये मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने आपको बताया है कि दो तरह के स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। एक आप क्लासिफाई कर सकते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्पेशल केसेस हैं।
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होगा कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके एवब या बिलो कोई भी सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाएगा किसी भी केस में। अगर बिलो वाले जीरो हैं तो नॉन जीरो नंबर्स का अलाइनमेंट आपका ऊपर है तो इसको अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं। ये ट्रायंगल पार्ट ऊपर है ना, इसमें और भी जीरो हो सकते हैं, मतलब कुल मिला के डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो वाला पार्ट जीरो होना चाहिए। तो डिफिनीसन ये है AIJ ग्रेटर इक्वल टू जीरो फॉर I ग्रेटर दैन J। और लोअर ट्रायंगुलर में क्या करिए, ये जो 165 है, अब इसमें डायगोनल एलिमेंट्स के एबव वाले एलिमेंट्स जीरो हैं सभी एलिमेंट्स, तो AIJ ग्रेटर दैन जीरो फॉर I लेस दैन J। तो इसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर और उसको अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। लोअर क्यों? क्योंकि लोअर पार्ट में है, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर के मैट्रिक्स के लोअर पार्ट में है, स्क्वायर मैट्रिसेस में। डायगोनल मैट्रिक्स जब डायगोनल एलिमेंट्स हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सभी के सभी जीरो हो जाएं, AIJ इक्वल टू समथिंग एंड AIJ फॉर I इक्वल टू J एंड AIJ इक्वल टू जीरो फॉर I नॉट इक्वल टू J। तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों, तो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स आपके सेम होते हैं, जैसे 2 2 2 लिख दिया और बाकी सब हमने जीरो कर दिया, तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है। और इसमें अगला टाइप होता है अगर डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए और 1 के इक्वल हो जाएं और बाकी जो आपके एलिमेंट्स हैं डायगोनल एलिमेंट्स 1 कर दें और बाकी एलिमेंट जीरो कर दें, तो इसी को यूनिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। I2 I3, I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इसमें इंपॉर्टेंट केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बाकी सब एक बार आप नाम पढ़ लीजिए, है ना। कहते हैं ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा। क्या पता कभी कभी ऑप्शंस में आ जाए कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है या डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है, वो तो देखना पड़ेगा ना आपको, है कि नहीं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, वैसे ये चॉइस आपके पास है। और आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। दो अरेंजमेंट को हम लोग ऐड कब करेंगे, दो मैट्रिसेस को ऐड करने का फंडा तभी अप्लीकेबल है जब दोनों अरेंजमेंट का ऑर्डर सेम हो। क्या मैंने बोला, टू मैट्रिसेस को एडिशन, पहले तो इक्वालिटी कब होगा, दो अरेंजमेंट को इक्वल कब करेंगे, फिर ऐड कब करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कब करेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले आता है इक्वालिटी। एक अरेंजमेंट को हम दूसरे पे इक्वल दिखाना चाहते हैं तो वो तभी हो सकता है जब उनके साइजेज सेम हो, साइजेज का मतलब ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। तो वही पहला है, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं तो उनको ऐड कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वाइज और उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स एडिशन के कुछ, ये एक्चुअली नंबर्स का एडिशन है, तो एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, दिस इज़ कम्यूटेटिव, दिस इज़ एसोसिएटिव। अगर सारे टर्म्स डिफाइन हैं तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। एसोसिएटिव लॉ, ए प्लस नल मैट्रिक्स इक्वल टू ए, नल मैट्रिक्स इज नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट। ए प्लस माइनस ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में हमने ये बताया बच्चों कि पहले तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल सेम ऑर्डर के होने चाहिए और टर्म बाय टर्म मैट्रिसेस करस्पॉन्डिंग वर्ड सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 4 एलिमेंट्स हैं और 3 इक्वल हैं, एक अनइक्वल है, तो दोनों को अनइक्वल मैट्रिक्स मानेंगे, उसको इक्वल मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट। इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू कंपेयर करने को आता है तो वो हम लोग कर सकते हैं आसानी से। ये एक बार गो थ्रू करना है अच्छे से, वो ऑब्जर्व कर लेंगे, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में रिवाइज करने के बाद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपको माइनस ए क्या होगा, जैसे आप सॉल्व करते गए माइनस ए आ गया तो ऑप्शन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स दिया रहेगा, तो उससे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये आप नोट कर लेना, एडिटिव इनवर्स किसको कहेंगे, माइनस ए को। और नेगेटिव मल्टीप्लाई करने का मतलब सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, वो नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको बताएंगे। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, इसमें 2 पॉइंट हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाई ए स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। डिटर्मिनेंट में क्या था कि हमें वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता था, इसलिए हम लोग किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट में मल्टीप्लाई करना है तो आप कहोगे कि सभी हमारे लिए एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो KB1 KC1 KB2 KB2 KC2 K3 KB3 KC3, और ये भी हो जाएगा आपका 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स।
अब इसकी प्रॉपर्टीज़ है के ए प्लस के भी लिख सकते हैं अगर के स्केलर है तो, इसको k1a प्लस k2a लिख सकते हैं। ये इस तरह से लिखा हो या ऐसे लिखा हो ये सेम है, या इक्वल टू k2 टाइम्स k1a, ये ऑब्वियस रिजल्ट्स हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर का मतलब कि अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स में तो आप क्या करिए, इंटायर्स नंबर्स एलिमेंट्स को आप k से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपका आंसर हो जाता है, समझे। k से मल्टीप्लाई करने को ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर कहते हैं। अब तो कहो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, तो दो मैट्रिक्स ए और बी अगर आपको दिया है, ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, बी का ऑर्डर p क्रॉस q है, तो ए बी निकालने के लिए ये मैचिंग होनी चाहिए। अगर पहले का नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज से मैच करना चाहिए तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी पॉसिबल है, या उसको कहेंगे कंफर्मेबल फॉर प्रोडक्ट ए बी। अदरवाइज़ कहेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद क्या होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग रो बाई रो, कॉलम बाई कॉलम, कॉलम बाई रो और कॉलम बाई, देखो रो बाई रो, रो बाई कॉलम, कॉलम बाई रो और कॉलम बाई कॉलम, 4 डिटर्मिनेंट में पढ़े थे, उसमें रो बाई कॉलम हमने यूज़ किया था। और हमने ये भी कहा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज से सेम होना चाहिए। जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और ये नंबर ऑफ रोज़ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज से अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैलिड है और इसका फाइनल ऑर्डर आएगा m क्रॉस q। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखा जाए तो ये बैकबोन है पूरे चैप्टर का, है ना, ईंट जिसको कहते हो। अब यहीं से चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़, तो इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। अगर ए बी और बी ए अगर आपका इक्वल हो गया तो उसको कहेंगे इन जनरल। आप ए बी और बी ए में क्या कंपेयर करोगे, तो कहोगे कि सर इसके बारे में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये इक्वल हो भी सकते हैं नहीं हो सकते हैं, इन जनरल इक्वल नहीं होंगे। अगर इक्वल होंगे तो ए और बी कम्यूट होगा, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, देन ए एंड बी आर एंटी कम्यूट। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ए बी ब्रैकेट सी इक्वल टू ए ब्रैकेट बी सी, ब्रैकेट शिफ्टिंग जिसको कहते हैं। ब्रैकेट शिफ्टिंग में क्या होता है बच्चों की, ऑर्डर आप सेम रखते हैं प्रोवाइडेड बोथ साइड ऑफ इक्वालिटी आर डिफाइंड। ये सारे टर्म्स अगर डिफाइंड है तभी होल्ड करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ए टाइम्स बी प्लस सी को आप ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, ए बी में ए को प्री मल्टीप्लायर, इसको कहते हैं ए इज़ प्री पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई बी या बी इज़ प्री मल्टीप्लाइड बाई ए। ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए सेम होता है, ये मतलब आप मैथमेटिकल प्रूफ कर सकते हैं इसका। और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए होता है। इसको हम लोग इन्वर्स निकालते समय यूज़ करते हैं, लेकिन अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिलहाल में ये याद रखो कि इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड्स इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स। अगला होता है ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, पॉइंट ध्यान रखिएगा। और लास्ट होता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक उसी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एग्जिस्ट करेगी सच दैट ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान रखना है। अब सवाल ये उठता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों आपको ए और बी दिया है, ए बी और बी ए निकालना है। तो ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। ए बी, पहले ए को लिखेंगे फिर बी को, 1 0 2 4 1 -3 मल्टीप्लाइड बाई 0 1 2 0 5 6। तो यही जो हमने रो बाई कॉलम बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 0, ये भी 0, 2 पाई या 10, फिर ये 0 2 और ये -15 -13, ये 2 क्रॉस 2 का आएगा ना। अब 1 0 और 6 12 13, इसको 13 यहाँ लिखेंगे, ये थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, -13 आया था ना। और 4 0 -18, 4 -18 -14, तो ये कुछ ऐसे है, -13 और ये -14। ये ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। हमने कहा था ना ये मैच कर गया है तो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का आएगा। और सिमिलर ऑर्डर में हम लोग बी ए भी निकाल सकते हैं। तो पहले बी को लिखना होगा,
0 1 2 0 5 6 और ए को लिख देते हैं 1 0 2 4 1 -3। तो आप देख सकते हो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, इसका 2 क्रॉस 3, तो फाइनल ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 3 का। तो ये आएगा आपका 0, फिर 4, फिर आपका 2, उसके बाद 5 और 24 29। इस तरह से आप सबको लिख दो। ये 0 और ये 1, ये लोकेशन कौन सी है 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 2 सेकंड रो, ये भी 0, 2 3 आपका 6, यहाँ ये कौन सी है 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 -3। एक बार चेक कर लेना, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, -18 -8, तो ये 3 क्रॉस 3 है। तो इन जनरल क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो आप कहोगे नहीं, अगर इनके ऑर्डर सेम होते तभी भी ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल होते। तो यही मैंने पहला पॉइंट लिखवाया था कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। ए बी बी ए के इक्वल हो गया तो ए और बी कम्यूटेटिव होते हैं, और ए और बी के इक्वल नहीं हुआ तो ए और बी कम्यूटेटिव नहीं होते, बिल्कुल। तो इसी को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग लिखते हैं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, और रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन, तभी तो हम लोग कह पाएंगे ना कि ये जितने एलिमेंट्स हैं वहीं इतने हों। तो ये जितने मतलब हम 3 देख रहे हैं, और ये मतलब ये 3 देख रहे हैं, तो 3 3 मैच किया तो मैचिंग है तो आगे बढ़ गए। अगर ये मिसमैच होते, अलग अलग होते, तो बोलते कि ए बी का प्रोडक्ट डिफाइंड ही नहीं है, और इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जैसे ए स्क्वायर निकालना है तो ए इंटू ए लिखा, ए क्यूब को ए इंटू ए एसोसिएटिव लॉ यूज़ करते हुए पहले ए स्क्वायर निकाला फिर ए से मल्टीप्लाई किया, या ए निकाल के ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह से अगर ए की पावर m और ए की पावर n लिखा हो तो इसको आप ए की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। ए की पावर m होल की पावर n लिखा हो तो आप इसको ए की पावर mn लिख सकते हैं, जहाँ m और n आपके दोनों केस में क्या है, नेचुरल नंबर। अब इसका फ़ायदा क्या मिलता है? तो इसका फ़ायदा मिलता है कि अगर ए बी और बी ए स्क्वायर मैट्रिसेज हैं और सेम ऑर्डर की हैं तो आप इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं। a प्लस बी की पावर n को आप लिख सकते हो nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1 b, इस तरह से ncn b की पावर n। लेकिन ये तभी लिख पाएंगे जब ए बी इक्वल टू बी ए होगा। आप ध्यान से देखो, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें स्क्वायर के लिए देखना हो तो ए बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखोगे। अगर इसको ब्रेक करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बी ए प्लस बी स्क्वायर, और ये दोनों सेम तो होंगे तभी तो 2ab बनेगा ना। सिमिलर लॉजिक से ये हम बायनोमियली एक्सपांड तभी कर सकते हैं जब ए बी इक्वल टू बी ए के इक्वल हो। अगर ए बी ए के इक्वल नहीं है तो आप इसको एक्सपांड नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि एक मैट्रिक्स को स्क्वायर करना, क्यूब करना, बाई पावर 4 करना, और इसमें ये सब बेसिक यूज़ करते हुए ये बायनोमियल एक्सपेंशन वाला जो पार्ट है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अब आप लिखो, इसमें बस इतना ही है, जो छोटे छोटे पार्ट है उनको तो हम कंप्लीट करेंगे ना, चाहे कुछ भी कितने भी तेज़ी से महारिवीजन करेंगे, पता लगा यहीं आ गया। अब आप अगला हेडिंग लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, अगला होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसको हम डिटर्मिनेंट में रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कह रहे थे। अगर कोई मैट्रिक्स में हम सभी रोज़ को सभी कॉलम से इंटरचेंज कर दें, मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें या कॉलम को रोज़ में इंटरचेंज कर दें, तो जो नया अरेंजमेंट बनता है उसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ प्रीवियस अरेंजमेंट। लिख के समझाता हूँ। देखिए, जैसे ये है आपका ए है 1 2 3 4 5 6, और इसका ऑर्डर अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे कि सर 2 रो हैं और 3 कॉलम्स, तो इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए तो 1 2 3 4 5 6, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2। इसको आप ऐसे भी डिनोट करते हैं ए ट्रांसपोज को। तो इसी को इन जनरल लिखा जाता है कि ए अगर आपका है मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन, देन ए ट्रांसपोज हो जाएगा आपका, या इस तरह से हम लोग इसी को प्रीफर करते हैं, विच इज़ ए जे आई एन क्रॉस एम। ये डेफिनेशन है। आई और जे ऑब्वियसली
ith रो एंड jth कॉलम। आगे है इसकी प्रॉपर्टीज़। अब देखो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फिर ये पहुंच जाएंगे, तो पहली प्रॉपर्टीज़ तो वही होती है प्रॉपर्टीज़। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो लास्ट है। पहला तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होता है, वो ए के इक्वल होता है। दूसरा ए प्लस बी का जो होल ट्रांसपोज है दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। उसी तरह से माइनस के लिए होता है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज या के टाइम्स ए का होल ट्रांसपोज करें तो के आपका सिंपली बाहर आ जाता है। और फोर्थ इम्पॉर्टेंट है ए बी का होल ट्रांसपोज लिखते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और इसको कहते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। रिवर्सल लॉ ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा जा रहा है। आप ए बी सी डी 4 अगर मैट्रिसेज हैं और इनके प्रोडक्ट डिफाइंड है तो आप डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं रिवर्सल लॉ। ये 3 जगह होता है, ट्रांसपोज, एडजॉइंट, इन्वर्स। तो ट्रांसपोज में बस ये आपके 4 प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, डेफिनेशन आनी चाहिए, रिवर्सल लॉ आना चाहिए, दैट्स इट। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज से रिलेटेड 2 तरह की मैट्रिसेस होती हैं जिसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ट्रांसपोज, एडजॉइंट, इन्वर्स इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, इसको छोड़ना मत। इसके आगे अब जितना जब तक चैप्टर की थ्योरी ना ख़त्म हो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके पहले सब बेसिक था, वो आना चाहिए इसके पहले। अगर वो स्किप करते तो ये चीज़ें समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो ये सारे रिजल्ट्स हैं जिनको आपको वेरीफाई करते हुए याद रखना है। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए बच्चों, ट्रांसपोज के बेसिस पे 2 तरीके की मैट्रिसेस डिफाइन की जाती हैं। एक कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब कि ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिनके कंजुगेट एलिमेंट्स इक्वल हों। मतलब ट्रांसपोज करिए या ना करिए उसके वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ट्रांसपोज करने से वैल्यू सेम आती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ़ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, कंजुगेट एलिमेंट्स आर इक्वल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए आई जे की वैल्यू माइनस जे आई के इक्वल होगा और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। मतलब ए ट्रांसपोज अगर ए आ गया तो सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज माइनस ए आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं आया तो नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए इक्वल टू माइनस ए मतलब ए नल मैट्रिक्स हो जाएगा। और पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस उसमें डायगोनल एलिमेंट्स के जो कंजुगेट एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिजाइन, अब इसको जैसे डिजाइन करने का जो तरीका है वो ये है कि ए की वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ 2 3 4 लिख दीजिए। अब हम यहाँ पे ए लिखेंगे तो यहाँ पे ये बी लिखेंगे तो ये बी, ये सी लिखेंगे तो ये सी। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का तरीका है कि सबसे पहले आप डायगोनल एलिमेंट्स को 0 करिए। अब क्यों डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं वो अभी देखेंगे। और इनका सम 0 होना चाहिए। जैसे ये 3 है तो ये -3, ये 5 है तो ये -5। तो ये है आपके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें 2 रिजल्ट होते हैं। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर है तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगी। तो अगले 2 पॉइंट आप लिख लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिएगा फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए 2 रिजल्ट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहला रिजल्ट कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। अब ये कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए आई आप ऐसे लिखना कि सिंस ए इक्वल टू ए आई जे इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ही हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप कह सकते हो कि ए आई जे की वैल्यू माइनस टाइम्स ए जे आई के इक्वल होगा फॉर ईच आई एन जे, ईच पेयर ऑफ आई एन जे। अब डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई और जे सेम होते हैं, तो फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आपको पता है कि अब आप लिखोगे i इक्वल टू जे के इक्वल। तो ये हो जाएगा आपका ए आई इक्वल टू माइनस टाइम्स ए आई। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए आई इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ए आई की वैल्यू 0 हो जाएगी फॉर ईच आई।
दैट इज डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। दूसरा ये है कि ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जब मैट्रिसेज इक्वल हैं तो इनके डिटर्मिनेंट इक्वल कर सकते हैं। तो ये -1 टाइम्स ए, ये तो ए ही होता है बाई रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, और इसमें -1 की पावर n बाहर कर देते हैं। n अगर ऑर्डर है तो n क्रॉस n, n इज ऑड, तो n ऑड दिया है तो ये -a हो जाएगा, माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट है, सिंस n इज ऑड तो -1 की पावर n -1 होगा। तो दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर इक्वल टू 0। और दूसरा है द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। दोनों 0 हैं, लेकिन एक में फ़र्क है कि एक केवल ऑड ऑर्डर के लिए है। इवन ऑर्डर जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इन जनरल बात करें तो इससे रिलेटेड जेई 2015 में क्वेश्चंस भी आया है 2014 में। तो अगर नॉन जीरो एंट्रीज़ हैं तो परफेक्ट स्क्वायर इन केस ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखोगे, तो कहो कि सर डायगोनल एलिमेंट से रिलेटेड एक रिजल्ट आपने बताया और दूसरा रिजल्ट आपने बताया डिटर्मिनेंट वैल्यू से रिलेटेड। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए ध्यान से, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। ए ट्रांसपोज कैंसिल आउट, ए बाई 2 ए के इक्वल आ गया। ये सिमेट्रिक पार्ट है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। एक नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये सम की जगह डिफरेंस हो जाएगा। तो उसी चीज़ को मैंने लिखा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हर स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिकली एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं आप सम या डिफरेंस के फॉर्म में। मैंने बताया ना कि डिफरेंस, और सवाल होता है ये कैसे हुआ, ये कैसे हो गया। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करोगे तो ये ए ट्रांसपोज प्लस ए आएगा, विच इज़ क्यों, तो कहोगे कि समेशन प्रॉपर्टी लगा दीजिए सर, ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए विच इज़ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये सिमेट्रिक हो गया। माइनस में क्या होगा, यहाँ एक माइनस आएगा तो उसको कॉमन करने के लिए एक नेगेटिव बाहर करना होगा, इसलिए वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है नेगेटिव वाला। और लास्ट रिजल्ट ये ध्यान रखिएगा कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा और ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कुल मिला के कि आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जब भी एग्जाम में आए तो आपको ट्रांसपोज लेना है। दैट इज़ द पॉइंट बच्चों, दैट इज़ द पॉइंट। आप क्या करोगे, ट्रांसपोज लेना है। जैसे भूल जाते हैं स्टूडेंट, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जहाँ भी देखो ना ट्रांसपोज से रिलेटेड सोचो, रिवर्सल लॉ को ध्यान रखो, मल्टीप्लिकेशन को ध्यान रखो, ये सब याद आएगा तो ठीक है, नहीं भी आएगा तो रिवर्सल लॉ से हो जाएगा, है ना। अब जैसे पहले पार्ट को करना हो तो इसको मैं दिखा देता हूँ एक बार, देखिए ध्यान से। जैसे ये नीचे जो लिखे हैं दूसरा पॉइंट, इसको देखते हैं कि ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो गए तो ये होल्ड कैसे कर रहा है, ये चीज़ हम लोग अब ध्यान से देखेंगे। देखिए फर्स्ट, अगर हम लोग ए बी प्लस बी ए को P मान लेते हैं और P ट्रांसपोज करते हैं तो ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज, तो ए बी ट्रांसपोज और यहाँ बी ए ट्रांसपोज, रिवर्सल लगाते हैं तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो ये बी ए और ये ए बी विच इज इक्वल टू पी। लेकिन अगर Q जो है, अगर ए बी माइनस बी ए का हम लोग होल ट्रांसपोज करते हैं इसको Q मानते हुए, तो ये ए बी माइनस ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज एक एक प्रॉपर्टी का आपका इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो दिस इज़ बी ए माइनस ए बी विच इज़ इक्वल टू माइनस Q के इक्वल, माइनस Q के इक्वल। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस Q, हैंस Q इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर,
सही है ये सब, ए बी माइनस बी ए, तो क्यू क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ओके, सबको सही है, सही है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लेट ए बी सिमेट्रिक एंड बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट ए बी सिमेट्रिक एंड बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए प्लस बी इक्वल टू 2 3 5 -1, देन ए बी की वैल्यू बतानी है। ये आपका जेई मेन 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लीजिए, बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लीजिए, यहाँ पुट करिए, ए और बी अलग अलग आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग डायरेक्टली भी सोच सकते हैं इसको, ए प्लस बी की वैल्यू है 2 3 5 -1। अब दोनों तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, इधर क्या लिखेंगे 2 3 5 -1, तो ये होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा क्योंकि ए सिमेट्रिक है और बी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो 2 5 3 -1, इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें 2a मिल जाएगा। 2a मिलता है 2 2 4 3 5 8 3 5 अगेन 8 और ये -2, तो a मिल जाएगा आपको ये 2 ये 4 ये 4 और ये -1 एंड b मिलेगा। आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 3 में से -1 फिर यहाँ 1, ये 0 0। अब आपको ए बी निकालना है, तो ए बी पहले ए लिखो फिर बी लिखो, इसमें चेंज नहीं करने चाहिए। 2 4 4 1 4 -1 और ये 0 -1 1 0, मल्टीप्लाई किया तो 2 0 2 4, आंसर देखिए 4, लास्ट के दो ऑप्शन पर अड़ा रहे, ये 4 ये -1 4 नीचे -1, तो ऑप्शन नंबर सी। वैसे चेक कर लेते हैं, -2 और यहाँ पे आएगा -4 के इक्वल। तो इसमें क्या है कि, और दूसरा तरीका क्या मैं बता रहा था कि जैसे मैंने ट्रांसपोज लिया ना, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये देखो इसके बाद ये आया है और उसके बाद ये आया है, ध्यान रखिएगा। मैं ये कह रहा था कि ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं ए बी सी सी, क्योंकि सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, और बी स्क्यू है तो 0 0 पहले डायगोनल एलिमेंट्स लिख दीजिए और यहाँ डी लिखिए, यहाँ -d लिखिए, फिर a प्लस बी की वैल्यू करोगे तो 4 इक्वेशंस 4 अननोन में ABCD आ जाएगा। तो आपका उस तरह से भी आंसर मिल सकता है। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी एक निकाल सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं इससे रिलेटेड। ए और बी एक बार निकल जाए तो उससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद रखना है। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, अगली हेडिंग है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है वो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो उसको सिंगुलर कहेंगे, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उसको नॉन सिंगुलर कहेंगे। इसी चीज़ को मैंने लिखा है। 3x3 नहीं, n×n के लिए होल्ड करता है ये। अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट 0 है तो उसको सिंगुलर कहेंगे, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर। जैसे आपसे कहा जाता है कि फाइंड लैम्डा इफ़ 2 लैम्डा 6 9 इज सिंगुलर, तो आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 कर दोगे बस। 2 लैम्डा 6 9 का डिटर्मिनेंट 0 करेंगे तो हमें 18 - 6 लैम्डा की वैल्यू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा आपका सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। और नॉन सिंगुलर का है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या कर देंगे, नॉन जीरो। तो ये है सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉन जीरो देन इट इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर। ये आसान सा टर्म है, ये आपका इन्वर्स से रिलेटेड है। अब आप लिखिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स,
और ट्रांसपोज माइनर एंड कोफैक्टर में हम लोगों ने कोफैक्टर मैट्रिक्स पढ़ा है। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, तो कोफैक्टर एलिमेंट से। और कोफैक्टर एलिमेंट कैसे निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट में माइनर से हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, बस -1 का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि लेट कैपिटल ए कोई मैट्रिक्स है, AIJ n क्रॉस n, देन इसका जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए, ऐसे नॉर्मली लिखते हैं हम लोग इस तरह से, दिस इज इक्वल टू कैपिटल AIJ n इंटू n, और इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लिखते हो वेयर AIJ इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ के इक्वल, इसको कहते हैं कोफैक्टर। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, जैसे ये है ABCD, तो इसका डायरेक्टली एडजॉइंट निकालने का तरीका होता है, और वो हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं, DA, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को एज सच विथ नेगेटिव साइन के साथ लिख देते हैं। ऑर्डर 3 क्रॉस 3 के लिए अगर आपको कोफैक्टर निकालना है, सॉरी एडजॉइंट निकालना है, जैसे 1 0 2 5 1 9 6 0 -2, इसका अगर एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कोफैक्टर एलिमेंट्स का निकालेंगे। तो ये 1 1 प्लस लोकेशन है, तो ये -2, इस तरह से आप 1 2 माइनस टाइम्स आप 9 कोफैक्टर निकाल लेना, और 9 कोफैक्टर से आपको आ जाएगा, इस तरह से 9 निकाल लोगे ना, तो ये क्या लिखोगे, एडजॉइंट A, इस तरह से आप लिखने के बाद आप ऐसे लिख देना A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, लेकिन इतना लिख के छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, आपको ट्रांसपोज भी लेना होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर 2 के लिए डायरेक्टली ऑर्डर 3 का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कई लोग बना लेते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि आप नॉर्मली निकालिए और आंसर करिए, है ना। इस तरह से 9 कोफैक्टर्स निकाल के यहाँ लिख देना और ट्रांसपोज ले लेना, उसी को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप लिखो अगला पॉइंट। अगला देखिए, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका यूनिक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा उन्हीं मैट्रिक्स का जो नॉन सिंगुलर होंगी। लेकिन ये डिफाइन कैसे किया जाता है, तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर मान लीजिए 3 क्रॉस 3 का ही है, और उसके करस्पॉन्डिंग एक आपने ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स B फाइंड आउट किया सच दैट AB इक्वल टू BA इक्वल टू I, देन A एंड B आर सेड टू बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो ये मैं लिख रहा हूँ कि फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स A, इफ ये कंडीशन लगा है, देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स B, ए स्क्वायर मैट्रिक्स B सच दैट, ये B लिखा हुआ है, सच दैट AB इक्वल टू BA इक्वल टू I, देन A and B are inverse of each other, inverse of each other। मैंने कहा कि A अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक स्क्वायर मैट्रिक्स B एग्जिस्ट करेगा सच दैट AB इक्वल टू BA इक्वल टू I, देन A एंड B आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो अब आप क्या लिखते हो, मतलब इन दैट इज़ A इनवर्स की वैल्यू आप B लिख दोगे और B की वैल्यू A इनवर्स के इक्वल, मतलब B इनवर्स की वैल्यू A के इक्वल लिख देंगे, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हमें एक मैट्रिक्स का इन्वर्स दूसरा मैट्रिक्स प्रूफ करना है ना, तो हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दिखा देंगे, उसी को कहते हैं इन्वर्स। अब इसमें नोट पॉइंट करके एक दो टर्म होते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ यूनिक, अकेला हैगा, एक से ज़्यादा नहीं आएंगे, एंड इट एग्जिस्ट if matrix is non singular, matrix is
नॉन सिंगुलर। तो इसको दो पार्ट में हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बी और सी आर इनवर्स ऑफ ए है ना, पहला यूनिकनेस। तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई लिखोगे और ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई लिख देंगे। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि b को i टाइम्स b भी लिखते हैं बिल्कुल, या b को b इंटू आई लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं पहले। जैसे b को b इंटू आई लिख दिया, और i को आप क्या लिख सकते हो, तो i को आप a भी लिख सकते हो। आप ध्यान से देखो, जैसे b को b इंटू आई, i को हमने क्या लिख दिया, ध्यान से देखना ये कैसे कन्वर्ट होगा, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जैसे ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई, तो b इक्वल टू बी आई। अब इस i की जगह हम लोग सी ए भी लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं, तो कोई भी एक लिख देते हैं। जैसे हमने आपका सपोज ए सी लिख दिया, जैसे यहाँ पे ए सी कर दिया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, तो ये बी ए मल्टीप्लाइड बाई सी लिख देंगे। बी ए की वैल्यू कितनी है, आई के इक्वल, तो आई सी मतलब बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, ये सी के इक्वल हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि बी सी इक्वल होने का मतलब बी और सी एक ही है, मतलब दो इन्वर्स नहीं आएंगे। और दूसरा होता है बच्चों कि सिंस ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है, दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर? इस तरह से आपका डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉन जीरो और डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू भी नॉन जीरो आती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बी और सी इनवर्स ऑफ ए है, तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई, बी इक्वल टू बी इंटू आई, बी ए सी, और ये आपका आई सी विच इज़ इक्वल टू सी के इक्वल, तो बी ए इक्वल टू ए बी। अब यहाँ पे क्या है, ये ध्यान से देखो, इसको कैसे किया, ए बी की वैल्यू आई कर दिया, तो डिटर्मिनेंट ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो यहाँ से आपको डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू 1 लिखोगे, तो ये अंडरस्टूड है कि डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी कभी भी 0 नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखो इसमें पहली प्रॉपर्टी होती है, टोटल 1 दर्जन होती है, ए इंटू एडजॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ए टाइम्स ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। क्लियर? ये ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ऑर्डर 5 सबके लिए वैलिड होता है, ऑर्डर n क्रॉस n के लिए भी वैलिड होता है। दूसरा, इसी में हम लोग अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होती है तो हम लोग इससे डिवाइड कर देते हैं, तो a इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए टाइम्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए टाइम्स बी, टाइम्स ए इक्वल टू आई लिखते हैं। तो यहाँ से हमें ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाती है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तीसरा, अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉन जीरो है, देन ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है विच इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फोर्थ होता है बच्चों कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। फिफ्थ, ए बी का इन्वर्स जो होता है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है, इसको कहते हैं रिवर्सल लॉ। जैसे हमने ट्रांसपोज के केस में रिवर्सल लॉ बताया था ना, एग्जैक्टली उसी तरह से एडजॉइंट और इन्वर्स में भी होता है। प्रूव करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखिए, ए बी और आप बी इन्वर्स ए इन्वर्स करिए, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, तो इसको बी बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिख सकते हैं, बी बी इन्वर्स आई होगा, ए इंटू आई ए हो जाता है, तो ए इंटू ए इन्वर्स की वैल्यू आई के इक्वल हो जाएगी। 6 इसी से रिलेटेड है, एडजॉइंट ऑफ ए बी होता है आपका एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे भी रिवर्सल लॉ होल्ड करता है, एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल। ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी आपके नॉन जीरो होने चाहिए। मोस्टली ज़्यादातर प्रॉपर्टीज आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए है,
साथ में होता है एडजॉइंट ऑफ ए, आपका होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 टाइम्स मैट्रिक्स ए। आठवां इसी का डिटर्मिनेंट है एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाइन्थ होता है ट्रांसपोज और इन्वर्स कम्यूटेटिव होते हैं, जैसे ए ट्रांसपोज का अगर हमने इन्वर्स किया दिस इज इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। 10th होता है एडजॉइंट और ट्रांसपोज भी कम्यूटेटिव होते हैं, जैसे ये होल ट्रांसपोज किए तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। 11th होता है के ए का जो होल इन्वर्स है दिस इज इक्वल टू के इन्वर्स ए इन्वर्स। और 12th होता है एडजॉइंट ऑफ के, दिस इज इक्वल टू के टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स एडजॉइंट ए के इक्वल। क्या हमने बोला एडजॉइंट ऑफ के, दिस इज के टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स एडजॉइंट ए। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 देन ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए टाइम्स ए इक्वल टू आई। ए इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इक्वल हो जाएगी। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, ये इससे हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। पहले एडजॉइंट हमने बता ही दिया है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इन्वर्स आप ए डिटर्मिनेंट निकाल ही लिए होगे। इसमें आप देखोगे तो ये 12 जो प्रॉपर्टीज़ लिखे हैं इसमें आपका डिटर्मिनेंट ए का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इससे ये आया, आप यहीं से ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन ए हो जाएगा। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n माइनस 2 होता है, ध्यान रखना यहाँ पे। और इसी का जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो यहाँ पे n इंटू n माइनस 2 प्लस 1, तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाता है, या इसके थ्रू प्रूफ कर सकते हैं। फिर इन्वर्स और ट्रांसपोज कम्यूटेटिव होते हैं, ट्रांसपोज और एडजॉइंट कम्यूटेटिव होते हैं। जैसे एडजॉइंट लिया फिर ट्रांसपोज किया, पहले ट्रांसपोज करके एडजॉइंट ले लिया, बात बराबर। के होल इन्वर्स के इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल होता है, और एडजॉइंट ऑफ के टू दी पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल होता है। तो ये 12 जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको अच्छे से याद रखिएगा। मेनली हमने देखा है कि 2-3 बार इनके प्रूफ भी होते हैं, जैसे ये तो वेरिफिकेशन है, इससे ये प्रूफ होता है और सबके प्रूफ होते हैं बच्चों, लेकिन हम प्रूफ पे नहीं जाएंगे, टाइम टेकिंग है। आप आराम से इनको नोट कर लीजिए और आप आगे बढ़िए। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, इफ़ ए बी ए 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, बी इक्वल टू ए इनवर्स ए ट्रांसपोज, देन बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू। 4 ऑप्शन है, तो b इंटू बी ट्रांसपोज, तो b कितना है a इनवर्स a ट्रांसपोज, और a इनवर्स a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर दिया हमने। इसको लिखेंगे a इनवर्स a ट्रांसपोज, यहाँ रिवर्सल लगाएंगे तो 2 बार ट्रांसपोज करने से ये a आ जाएगा, और इसको a इनवर्स का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं उल्टा करके, क्योंकि दिया हुआ है, तो a इनवर्स a इंटू ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आई होता है। और इसमें भी हम लोग ए इनवर्स ए का होल ट्रांसपोज ले सकते हैं, रिवर्सल लॉ, ये भी आई, तो आई इंटू आई ट्रांसपोज आई ही होता है, तो विच इज़ इक्वल टू आई। बस आप रिजल्ट याद रखिए, जैसे आपको पता होगा कि ये एक्सचेंज कर सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब अगर आपको आता है तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज फंस जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे लगेगा सबको कैंसिल करके और कुछ और ही आंसर लिख दें। तो ये आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस का। क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको कंप्लीट किया जाए, और इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, तो जैसे f ऑफ x की वैल्यू है x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 22, और A एक आपका 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है। तो आपसे कोई पूछे कि f ऑफ A का मतलब क्या होगा, तो आप लिखोगे x की जगह A कर दोगे,
तो ये -2a² प्लस 14a -22 टाइम्स, और यहाँ लिख देंगे I3 क्योंकि पूरा कैलकुलेशन हमारा 3 क्रॉस 3 में चलेगा। इसी को कहते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। अब एक टर्म होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, और वो क्या होता है, तो लेट ए की वैल्यू है अगर aij n क्रॉस n बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स टाइम्स आई इक्वल टू 0 इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर, ये मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और इसको ध्यान रखना होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले सम ऑफ, आप चाहें तो लिख लीजिए, इसको मैं नोट करके लिखवा देता हूँ। सम ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए। सम ऑफ रूट्स ऑफ, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू। और तीसरा होता है डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब ये कहाँ यूज़ करेंगे ये मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ऑर्डर, पहले तो ये बताओ ये इसको सेटिस्फाई कैसे कर रहा है ये देखते हैं। तो x की जगह अगर a रख देंगे तो a इंटू आई ए हो जाएगा, a माइनस ए नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0। तो a इसको क्लियरली सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसी को कहते हैं कैले-हैमिल्टन थ्योरम। नाम नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो मैट्रिक्स का है उसको मैट्रिक्स खुद सेटिस्फाई करता है। तो अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑर्डर 3 का है, मतलब डिग्री 3 का है और ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही होगा। अगर ये 2 क्रॉस 2 का पॉलिनोमियल इक्वेशन है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 है, इसका मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो सम ऑफ रूट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, है कि नहीं। तो मैट्रिक्स, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। तो अब आप लिखिए, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हो गया। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल वो जो पढ़े थे ना, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये उसी से रिलेटेड है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। आप ए क्यूब कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, A23 3 क्रॉस 3 I3 और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इस पे भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, ये जैसे क्वेश्चन लिखा है a इक्वल टू 1 2 0 2 -1 0 0 0 -1, देन प्रूव दैट 5a इनवर्स इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a माइनस 5 है। इस तरह के 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा सकते हैं। कुल मिला के अगर इसमें a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्यूबिक बन जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये ऑर्डर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये जो क्यूबिक आएगा जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा होगा वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, सिंस a माइनस एक्स टाइम्स आई इक्वल टू 0, तो इसको लिखने का तरीका होता है कि आप x टाइम्स आई मतलब 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स कर दीजिए। ये 2 0, ये 0 0 0 अगेन और 2 इक्वल टू 0। तो आप किसी के अलॉन्ग ओपन कर दो, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स टाइप का लग रहा है। अगर इसको कोफैक्टर मानते हुए तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स टाइम्स, आप ध्यान से देखो ये क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, है ना, इसके थ्रू ब्रेक। अच्छा, ये ऐसे नहीं करेंगे, आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ पे इसके अलॉन्ग ओपन करने पे ये आएंगे ना, तो -1 माइनस एक्स टाइम्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस एक्स और -1 माइनस एक्स, यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे और ये -2 -2 2 जा 4। ये आप आराम से करना कैलकुलेशन, नहीं तो चीज़ें गलत हो सकती हैं।
अब देखो ये क्या है, माइनस, इसको 1 + x लिखा जा सकता है और इसके माइनस को यहाँ x - 1 लिखा जा सकता है। या 1 + x लिख देते हैं, 1 - x, और इसको लिख देते हैं 1 + x और +4 = 0। तो ये हो गया 1 + x और ये 1 - x², तो 5 - x² = 0। तो ये 5 - x² + 5x - x³ = 0। तो x³ + x² = 5x + 5, x³ + x² = 5x + 5। तो ये हो जाएगा a³ + a² = 5a + 5। आप a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a² a = 5i + 5a इन्वर्स। तो यहाँ से आ जाएगा 5a इन्वर्स = a² + a - 5 टाइम्स i। हमने a इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया है तो a³ a² बन गया, a² a बन गया, ai बन गया, 5a इन्वर्स हो गया। और यहाँ पे हमने गलती किया है, जब यहाँ से a सेटिस्फाई करेंगे तो ये 5 टाइम्स i लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना बच्चों, यही हमारे ख्याल से शायद प्रूफ भी करना था। अगर हम इस तरह से जाएं कि एडजॉइंट मेथड a² निकालें, a निकालें, ये 5i निकालें, a इन्वर्स एडजॉइंट होते हुए निकालें, तो टाइम बहुत लगता है और टाइम किल होता है, और ये आसान मेथड पड़ता है। बस इसमें बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो डिटर्मिनेंट जिसको ओपन कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड। वैसे हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड पढ़े हैं, लेकिन मैट्रिक्स मेथड वाला में भी आपको ध्यान रखना होगा। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में केवल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। a2x + b2y + c2z + d2 और a3x + b3y + c3z = d3। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a X = b, जहाँ पे a जो होगा वो आपका a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, x जो होगा वो स्मॉल xyz, एंड b जो होगा वो आपका d1 d2 d3 आएगा। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एडजॉइंट a से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। एडजॉइंट a टाइम्स ax = b, एडजॉइंट a टाइम्स b। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो, ये डिटर्मिनेंट a हो जाएगा, डिटर्मिनेंट a टाइम्स i टाइम्स x = एडजॉइंट a * b। अब यहाँ पे 3 केस राइज होते हैं बच्चों। हमने क्या किया, ax = b लिखा, एडजॉइंट a से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, एडजॉइंट a * a को a डिटर्मिनेंट a * i लिख दिया। अब इसको इधर ले जाएंगे, ये तो ix x हो जाएगा। तो यहाँ 3 केस क्रिएट होते हैं। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो आप x की वैल्यू a इन्वर्स b लिख सकते हो, जिसको एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a टाइम्स b, यूनिक सोल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आपकी जीरो है और एडजॉइंट ऑफ a टाइम्स b की वैल्यू अगर नल मैट्रिक्स नहीं है तो देन नो सॉल्यूशन। और तीसरा, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू अगर डिटर्मिनेंट a की वैल्यू अगर जीरो है और एडजॉइंट ऑफ a टाइम्स b अगर ये = नल मैट्रिक्स है, देन मतलब दोनों 0 0 हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस। ये वही केस है जो डिटर्मिनेंट में बताए थे कि ए बी एक्स वाई को इन टर्म्स ऑफ जेड निकालिए फ्रॉम एनी 2 इक्वेशंस एंड पुट दीज वैल्यूज ऑफ एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ जेड इन थर्ड इक्वेशन। इफ ऑलवेज सेटिस्फाइड देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इफ डज नॉट सेटिस्फाइड, इफ ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्ट देन नो सॉल्यूशन। ये आपको ध्यान रखना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय डिटर्मिनेंट मेथड या मैट्रिक्स मेथड में मैट्रिक्स मेथड को कम प्रेफरेंस रखिएगा, क्योंकि एडजॉइंट का निकालना एक अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क है
और इसके थ्रू हम लोग टाइम बहुत कंज्यूम करते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड में जब क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी इक्वेशंस हमें बनानी पड़ती है, फिर इसको इस फॉर्म में लिखना होता है, डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, नॉन जीरो आता है क्योंकि बोर्ड के सिलेबस में यूनिक सोल्यूशन वाला ही पार्ट है ये वाला। और उसके बाद एडजॉइंट का कैलकुलेशन करते हैं। एडजॉइंट का कैलकुलेशन करने के बाद एडजॉइंट के बाद इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स के बाद ए इन्वर्स बी की वैल्यू कैपिटल एक्स के इक्वल कर देते हैं और उससे हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर? तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। ओके, ये हो गया ना। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, सम स्पेशल मैट्रिसेस ये आप पढ़ लीजिए, बहुत रेयर है कि ये क्वेश्चन आए कभी। एक होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पूछा जाता है, नाम लेकर नहीं पूछा जाएगा। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल कहेंगे इफ़ ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई हो जाए या ए इनवर्स की वैल्यू ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए। और ऐसे केसेस में जब हम लोग दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो 1 आती है और या तो -1 आती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए। दूसरा होता है आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में आपको ये ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल आ जाती है और ए टू दी पावर एन की वैल्यू ए के इक्वल हो जाएगी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स फॉर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तीसरा होता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इतना जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल आई के इक्वल आ जाती है तो ए इंटू ए इक्वल टू आई, मतलब ए इनवर्स की वैल्यू ए के इक्वल। फोर्थ होता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स तो किसी भी, अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जी एम एन इंटू एन और वो ए टू दी पावर m-1 नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स एन ए की पावर m की वैल्यू नल मैट्रिक्स आ गई है तो m को इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट कहते हैं। और पांचवा होता है इसमें पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स ये क्या होता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलेंगे इफ़ ए की पावर ए के प्लस 1 इक्वल टू ए, जहाँ पे के की स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है उसी को कहते हैं पीरियड। तो अगर आपसे ऑर्थोगोनल बोले तो ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई कर दीजिएगा। आइडेम्पोटेंट बोले तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो आई प्लस ए की पावर जो एन है बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू ये आई प्लस 2 की पावर n-1 टाइम्स ए आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो आई लिखेंगे, फिर NC1 टाइम्स ए, NC2 टाइम्स ए स्क्वायर से लेकर NCn टाइम्स ए की पावर n लिखेंगे। तो सभी ए से लेकर ए स्क्वायर भी ए हो जाएगा, ए क्यूब भी ए हो जाएगा, सभी ए हो जाता है क्योंकि ए क्यूब का अब ए स्क्वायर इंटू ए लिखोगे ए। जैसे मान लीजिए हम आइडेम्पोटेंट के लिए सिर्फ लिख रहे हैं ए क्यूब लिखना है, 3 बार लिखो ये फिर ए बन जाएगा, ये मर्ज होता जाता है एक एक करके, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। स्पेशल मैट्रिसेस में आपकी होती हैं 5। कौन कौन से? ऑर्थोगोनल, आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी, नीलपोटेंट, पीरियोडिक, जिसमें ऑर्थोगोनल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आइडेम्पोटेंट। नीलपोटेंट, इनवॉल्यूटरी और पीरियोडिक मैट्रिक्स अभी तक एग्जाम में नहीं आया है लेकिन हम लोग सेफ साइड के लिए लिख लेते हैं। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। ध्यान से देखिए बच्चों, इफ़ ए बी सी आर n क्रॉस n मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 2, डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल टू 3, डिटर्मिनेंट ऑफ c इक्वल टू 5, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी सी इनवर्स, इसकी वैल्यू बतानी है। a स्क्वायर बी सी का इनवर्स तो हमने पढ़ा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो c इनवर्स और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ b अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ c, वैल्यू रख दीजिए। तो ये होगा 4 3 अपॉन 5, 12/5। सिंपल, आपको केवल प्रॉपर्टी याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं केक वॉक टाइप का क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आपको प्रॉपर्टीज़ याद हो, अदरवाइज आपकी बैंक कभी भी बच सकती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्या किया हमने, कहोगे कि सर डिटर्मिनेंट a इंटू ए लिखा है, ए स्क्वायर हो गया, b लिखा
सी इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ सी, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, ये एक टाइप का क्वेश्चन है। लेट m की वैल्यू है 0250 0520, n की वैल्यू है, आपको m की पावर 2011 पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले m से आप एक चीज़ नोटिस करना, ये m ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो n के इक्वल है, क्योंकि इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा, या इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा। अब m की पावर 11 2011 में जाके m स्क्वायर करते हैं, उससे हमें आइडिया मिल जाएगा। तो 0250 फिर 0250 समझना। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 10, 0 0 0 0 10। तो ये क्या बन गया, 10 टाइम्स i के इक्वल हो गया। बस आपका काम ख़त्म। m की पावर 2011 दिया हुआ है, तो इसको m इंटू एम की पावर 2010, तो m स्क्वायर की पावर 2005 लिख सकते हैं, 1005। तो ये m और ये 10 i की पावर क्या है 1005, तो ये 10 की पावर 1005 टाइम्स m i, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 1005 मल्टीप्लाइड बाई m इंटू आई, और एम आई का फ़ोन 1005 टाइम्स m। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट देखता हूँ डर जाते हैं, जबकि आपको m स्क्वायर m क्यूब निकालोगे उसी में पैटर्न पता चल जाता है और आप चिल मारते हो, है ना। बस इतना ही करना होता है इसमें बच्चों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। समझ गए। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ n मैट्रिसेस, ये सब 1011 1012 1013 इस तरह से 101n की वैल्यू दी हुई है, तो आपको n की वैल्यू बतानी है। तो दो मैट्रिक्स आप प्रोडक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे भी पैटर्न पता चल जाएगा। तो आप जैसे ही प्रोडक्ट करोगे ये आ जाएगा 101 1 + 2, तो आप सीधे सीधे लिख दोगे, करोगे तब पता चलेगा 101, और यहाँ लिखोगे 1 से लेकर आपका n तक का सम, दिस इज इक्वल टू 101, और यहाँ 378, तो ये होता है n इंटू n + 1/2 इक्वल टू 378। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हुए, और n एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ से आ जाएगा n की वैल्यू 27 के इक्वल। कितना आएगी n की वैल्यू 27, 27 मल्टीप्लाइड बाई 28 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 14, 14 सत्ते 18, 14 सत्ते कितना होता है जी 98, 14 दूनी 28 और 9 37। देखो आ रहा है ना, बस यही गैप है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ n मैट्रिसेस की वैल्यू दी हुई है। इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन में आपके काफ़ी आते हैं। अब आप लिखो अगला क्वेश्चन। इफ द मैट्रिसेस A = 1 1 2 1 3 4 1 - 1 3 and B = adjoint of A and C = 3 times A, then determinant of adjoint of B upon determinant of C is equal to। इसमें बस आपको फॉर्मूला पुट करना है बच्चों, ध्यान से देखो। एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी पूछ रहे हैं, बी की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए दिया है, एडजॉइंट ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू कितनी है 3 टाइम्स ए। इसका एक फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n - 1 का होल स्क्वायर। तो n कितना है, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है, तो n - 1 करोगे तो 2 2 का स्क्वायर, n - 1 का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 3³ इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3/3। अब हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लें, तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स 9 4 13 माइनस 1 टाइम्स 3 - 4 -1 प्लस 2 टाइम्स -1 - 3 -5
4, तो ये हो गया आपका 13 + 1 - 8, 6 आएगा। तो 6 × 6 × 6/3, ये 2 हो गया, 72 के इक्वल। आंसर कितना है भाई? आंसर में तो 8 लिखा है, मतलब हमने कहीं गड़बड़ कर दिया है। ओके, 3 × 3 × 3, आई एम रियली सॉरी बच्चों, ये 3 क्यूब है ना, तो आप लिखेंगे 27। तो ये 3 × 3 × 3, देखिए हम भी गलत कर सकते हैं, तो ये 6 × 6 × 6 लिखिएगा और ये आंसर आ जाएगा = 8 के इक्वल। ये ध्यान रखना। तो आंसर नंबर 3, ये जेई तो 2020 का क्वेश्चन है, जेई मेन 2020। आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको बेसिक फंडे क्लियर हैं तो आराम से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये आपको एक पी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 3 1 0 9 3 1 और Q है Qij 3 × 3 be such that Q - p⁵ = I3, देन Q21 Q31 Q32, इसकी वैल्यू बतानी है। मतलब अगर Q मिल जाए तो काम बन जाए। तो आप ध्यान से देखिए, P की जो वैल्यू है, समझना इसको, ये है 1 0 0 3 1 0 9 3 1। तो इसको हम लोग ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं 0 0 1 और प्लस ये 0 0 0 3 0 0 9 3 0 लिख सकते हैं। तो इसको I + A लिख देते हैं, जहाँ पे A आपका ये मैट्रिक्स है। अब आपको Q की वैल्यू दिया हुआ है p⁵ + I। आप ध्यान से देखिए, P को आप I + A लिखे हैं, ध्यान से देखना। Q की वैल्यू p⁵ + I हो गई, तो I + A की पावर 5 + I। तो इसको बाइनोमियली एक्सपैंड कर देते हैं, तो 5c1 A, फिर 5c2 A², इस तरह से आप करते जाओगे और प्लस I। अगर हम A करें A², ध्यान से देखना, तो ये 0 0 0 3 0 0 9 3 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 0 3 0 0 9 3 0। ये केवल कैलकुलेशन है बच्चों, ये जो ट्रिक है ना, ये जो माना है हमने, ये इम्पॉर्टेंट है और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये 0, ये भी 0, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9। ये सब ऐसे बन जाएगा, आप एक बार चेक करना, ये भी गया, ये भी गया, इधर भी गया, ये तो सब 0 ही है, और एक ऑनवर्ड्स सब 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा I + I 2I, और A² आया है, बाकी सब गायब है। तो 2I मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये पेशेंस से रखना, 5 × A का मतलब भाई A कहाँ है, ये है, तो 0 0 0 3 0 0 9 3 0, और 5c2 का मतलब 10, और ये A² 0 0 0 0 0 0 9 0 0। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। तो 21 जब कैलकुलेट करेंगे तो ये लोकेशन होती है, तो कितना लिखेंगे, तो आप लिखोगे 0 15 + 31 लिखेंगे, तो ये लोकेशन है, ये 5 4 से 45, और इधर 90 होल डिवाइडेड बाई 3 2 कौन सी लोकेशन है, ये है, तो ये कितना हो गया 15 1ली। तो गिन लो 1 3 6 6 9 10 आएगा आंसर। लेकिन ये P के जो I + A लिखे हैं, अब कैसे स्टार्ट, जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर कैसे क्लिक करेगा कि I + A लिखना है, तो देखिए 1 1 1 लिखा है ना, और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो I + A लिखने से क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर करेंगे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है, और A की पावर A² किया है हमने, तो ये आया, A³ करते तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा, A³ नल मैट्रिक्स आ गया, तो आपका A की पावर 4 भी नल मैट्रिक्स हो जाएगा, और A की पावर 5 भी नल मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि एक नल बन गया। नल मल्टीप्लाइड बाई एनी मैट्रिक्स =
नल मैट्रिक्स प्रोवाइडेड मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड। तो आप बस, और हाँ कई स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करने लगते हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता है। आप सीधे सीधे वैल्यू रखिए और कॉमन फैक्टर को सिंप्लीफाई मत करिए। हाँ ये हम लोग कर सकते हैं कि 60 90 150 अपॉन 15 कितना हो जाएगा आंसर, इक्वल टू 10। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने मैट्रिसेस के काफ़ी क्वेश्चन किए, और भी कर सकते हैं, सारे कंसेप्ट उससे रिलेटेड हैं। तो क्या क्या ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपको अच्छे से आना चाहिए। इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज, 1 दर्जन प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैले हैमिल्टन थ्योरम, और इन्वर्स मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना है, स्पेशल मैट्रिक्स में ऑर्थोगोनल, नीलपोटेंट, पीरियोडिक, आइडेम्पोटेंट, इन्वॉल्यूटरी, और लास्ट में इस तरह के स्पेशल क्वेश्चन। और वो स्पेशली 1 दर्जन प्रॉपर्टीज़, ट्रांसपोज का ध्यान रखिएगा। और अगली टॉपिक आपका जो है, नेक्स्ट टॉपिक हम आपको कवर करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस सीरीज़ कवर करने के बाद हम कोशिश करेंगे बायनोमियल भी कर लें, ये छोटे टॉपिक है और आसानी से हो भी जाते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग चलेंगे कोऑर्डिनेट सेक्शन, फिर कैलकुलस सेक्शन, फिर ट्रिगो सेक्शन। तो ट्रिगो सेक्शन इसके बाद करेंगे, है ना, वरना कोऑर्डिनेट के बाद ट्रिगो आपका 2 से 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। और महा रिवीजन है बच्चों, ये हमने पूरा टारगेट किया है। 5 अटैम्प्ट के लिए हमारा प्रयास रहेगा। जैसे कई बच्चों का रिक्वेस्ट था कि आप ट्रिगो के पहले कोऑर्डिनेट के पहले ट्रिगो कर दीजिए ताकि आसान हो, कैलकुलस के पहले ट्रिगो, तो वो भी हो जाएगा, लेकिन 1 बाई 1 होगा ना। एक ही बार सब कर देंगे तो कहोगे कि क्या कर दिए। अपने हिसाब से आप लेक्चर देखना। अब बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 2 में सिर्फ ज्योमेट्री है, तो उसको लेकर परेशान ना हो। हैव ए ग्रेट डे।